बिहार के एक छोटे से गांव की 10 साल की बच्ची आराध्या। और आराध्या जो कहती थी वो होता ही था। और एक दिन उसने वो 5 शब्द बोले जिन्होंने पूरे देश की राजनीति, सत्ता और विश्वास को हिला दिया। मोदी जी, मैं जानती हूं आपकी मृत्यु कब होगी। उस पल सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त खुद कुछ पल के लिए ठहर गया हो। और वहीं से शुरू हुई वो घटना। और ये घटना बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। गांव का नाम है सीतामढ़ी के पास छोटा सा गांव बखरी टोला। यहां के लोग सादे हैं, मेहनती हैं और अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यहीं एक किसान परिवार रहता था, रामलाल सिंह का परिवार। 3 पीढ़ियों से यह परिवार खेती करता आ रहा था। सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में जाना और रात को थका शरीर लेकर लौटना, यही उनकी जिंदगी थी। रामलाल मेहनती किसान था। उसके हाथों में मिट्टी की सोंधी खुशबू और मेहनत की झुर्रियां बसी थीं। वो अक्सर कहता था, भगवान ने जो दिया उसी में सुख है। उसकी पत्नी सरस्वती देवी शांत स्वभाव की और गहरी आस्था वाली औरत थी। दिन भर घर और बच्चों में व्यस्त रहती। हर शाम मंदिर में दिया जलाकर बस एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बच्चों को सही राह दिखाना। उनकी 2 संतानें थीं। बड़ा बेटा मोहन, जो 16 साल का था, और छोटी बेटी आराध्या, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। आराध्या गांव की बाकी लड़कियों से अलग थी। वो कम बोलती थी, पर जब बोलती थी तो सब चुप हो जाते थे। कभी कभी वो ऐसी बातें कह देती थीं जो किसी की समझ से बाहर होती। लोग कहते, ये बच्ची कुछ और ही है, इसकी आंखों में कुछ गहरा है। मोहन अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी रहस्यमयी बातें उसे डराती भी थीं। कई बार जब वो आसमान को घूरती रहती तो वो कहता, दीदी क्या देख रही हो? वो मुस्कुराकर जवाब देती, वो जो सब नहीं देख सकते वही देख रही हूं। आराध्या उस समय सिर्फ 5 साल की थी। छोटी उम्र, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी पुरानी आत्मा की झलक हो। शुरुआत में उसकी बातें किसी ने गंभीरता से नहीं लीं। वो अचानक कुछ कह देती थी, कभी खेत में बारिश की बात, कभी गांव के किसी आदमी के बारे में, कभी किसी आने वाले मेहमान की खबर। सब हंसकर कहते, बच्ची है, कुछ भी बोल देती है। पर धीरे धीरे सब बदलने लगा। एक दिन आराध्या ने कहा, आज बारिश होगी और बापू के खेत का बांस टूट जाएगा। उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ था। रामलाल ने हंसते हुए कहा, अरे बादल भी नहीं हैं, कैसी बातें करती हैं। लेकिन दोपहर तक अचानक काले बादल छा गए। तेज आंधी चली और सच में खेत के बांस टूट गए। सबने इसे इत्तेफाक समझा। कुछ दिन बाद आराध्या बोली, मां, कल बगल वाले घर में बच्चा होगा। सरस्वती ने मुस्कुराकर कहा, अरे वो तो अगले हफ्ते की तारीख है। पर अगले दिन सुबह ही उस घर से रोने रोने और हंसी की आवाजें आईं। वहां बच्चा हुआ था। अब लोग थोड़ा चुप हो गए। उन्हें लगा ये कुछ अलग है। वो बच्ची जो खेलनी कूदनी चाहिए थी, वो ऐसी बातें कर रही थी जो किसी के समझ में नहीं आती, लेकिन होती जरूर थीं। धीरे धीरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाने लगे। कोई कहता छोटी संत, कोई देवी की दूत, तो कोई भगवान की बच्ची। रामलाल और सरस्वती को अब डर लगने लगा। उन्हें समझ नहीं आता था ये वरदान है या बोझ। आराध्या शांत रहती, ज्यादा नहीं बोलती। कभी कभी बस आसमान की ओर देखकर कहती, ऊपर वाले ने सब लिखा है, मैं बस देख लेती हूं। गांव वाले अब उसे खेलते नहीं देखते थे, बल्कि उसके पास सलाह लेने आने लगे। किसी की गाय गुम हो गई, किसी की फसल सूख रही थी, सब पूछते, बिटिया अब क्या होगा? और उसका जवाब हर बार सच निकलता। धीरे धीरे वो नाम जो लोग प्यार से लेते थे, अब श्रद्धा और डर दोनों के साथ लिया जाने लगा। वो अब सिर्फ आराध्या नहीं रही, वो बन गई थी भविष्यवाणी वाली बच्ची। समय धीरे धीरे बीतता गया। आराध्या अब 7 साल की हो चुकी थी।
उसकी बातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। अब उनमें एक अलग वजन था, जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो। पहले वो मौसम, फसल या आने वाले मेहमान की बात करती थी, लेकिन अब उसने अपनों के बारे में कहना शुरू कर दिया था। एक दिन सुबह सुबह वो चुपचाप अपने बाबा दादाजी के पास गई, उनके पैर छुए और बोली, बाबा कल आप मत खेत जाना, आपको चोट लग जाएगी। बाबा हंस पड़े, बोले, अरे तू तो अब डराने लगी है बिटिया। वो मुस्कुराई और बस बोली, मैं नहीं डराती, बस जो दिखता है वही बताती हूं। अगले दिन बाबा फिर भी खेत गए। दोपहर में खबर आई, बैल अचानक बिगड़ गया और बाबा नीचे गिर पड़े। ज्यादा चोट नहीं लगी, पर वही शाम को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और रात होते होते उन्होंने आखिरी सांस ली। घर में सन्नाटा छा गया। रामलाल और सरस्वती रोते हुए बस एक दूसरे को देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था, क्या ये इत्तेफाक था या वाकई उस बच्ची की बातों में कोई शक्ति थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ महीनों बाद आराध्या ने अपनी मां से कहा, मां तुम अगले महीने 4 तारीख को पूजा मत करना, उस दिन कुछ गलत होगा। सरस्वती ने कहा, बिटिया पूजा में क्या गलत होगा। आराध्या बोली, भगवान नाराज नहीं होंगे, पर कोई जाएगा। मां ने उसे प्यार से डांट दिया, ऐसी बातें नहीं बोलते, भगवान सब भला करेगा। और फिर वही हुआ। 4 तारीख की सुबह सरस्वती के छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया। गांव में खबर आई और सबके चेहरे पीले पड़ गए। अब किसी को शक नहीं रहा, जो आराध्या कहती है वही होता है। धीरे धीरे साल बीतते गए। लोग अब उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे। किसी की बीमारी, किसी का सुख दुख, सब उसकी जुबान से निकलता और हकीकत बन जाता। अब गांव वाले उसे खेलने नहीं देते थे। वे कहते, ये बच्ची कोई साधारण नहीं, भगवान का भेजा संकेत है। आराध्या अब खुद भी चुप रहने लगी थी। वो जान चुकी थी, जो भी कहेगी वो बदल नहीं सकता, और शायद यही उसका डर भी था। आराध्या 8 साल की हुई तो कुछ बदल गया धीरे धीरे। फिर अचानक, जहां पहले लोग उसकी बातों पर हंसकर टाल देते थे, अब उनकी आंखों में संदेह और डर उभर आया था। गांव वालों की बातें फुसफुसाने लगीं। कल वो क्या कह देगी, कहीं मेरे बारे में तो नहीं बता देगी कि मैं मर जाऊंगा। वे बातों में ही नहीं, व्यवहार में भी बदल गए। जो लोग पहले रामलाल के घर आते थे, अब बहाने दिखाकर आगे होने लगे। यहां तक कि खेत के कुछ कामों के लिए मिलने वाले मजदूर भी दूरी बनाने लगे। लोगों ने आराध्या के पिता को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। न तो कोई व्यापार, न ही कोई गपशप। कुछ ने कहा कि रिश्ता जोड़ने में परेशानी होगी, कुछ ने डरकर अपने बच्चे को आराध्या से दूर रखने को कहा। बचपन का खेल उजड़ गया। पहले जिन बच्चों के साथ आराध्या दौड़ती छिपन छिपी खेलती थी, वे अब किसी बहाने से खेलने नहीं आते। रामलाल और सरस्वती के लिए यह सब भयानक था। वे मेहनत करते रहे, पर अब उनके चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब सी शर्म भी बैठ गई थी। ऐसा लगता था जैसे गांव ने उन्हें अलग थलग कर दिया हो। किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा, पर चुप्पी ने ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। कुछ कट्टर लोग तो आगे तक चले गए। उन्होंने कहा कि ऐसे अंधविश्वास से गांव में अशांति फैल सकती है। कुछ औरतें भयभीत होकर कहने लगीं कि ऐसी चीजें घर पर नहीं रहनी चाहिए। रामलाल ने समझाने की कोशिश की, पर कुछ लोग उससे बात करना तक बंद कर बैठे। पर हर चीज के बीच एक सच्चाई थी। रामलाल ने अपनी बेटी को संभाला। उसने गांव की बातों से फर्क नहीं पड़ने दिया। वह समझता था कि बच्चे की बातों में कुछ है, पर उसे बचाना उसका कर्तव्य था। उसने सबको कहा, बिटिया हमारी है, हम उसका साथ देंगे। सरस्वती हर दिन उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती, बेटी चुप रहो अगर तुम्हें लगता है तो, पर याद रखना हम तुम्हारे साथ हैं। पर समाज का भरोसा टूटना आसान नहीं था। धन कमाकर घर चलाना कठिन हो गया। रिश्तेदारों की दूरियां बढ़ गईं और घर के भीतर भी तनाव आने लगा। मोहन पढ़ाई में मन नहीं लगा पाया। माता पिता की आंखों में लड़खड़ाहट दिखने लगी। आराध्या चुप रहती। वह जान रही थी कि उसके कहे हुए को लोग सच मान रहे हैं और यही उसका बोझ बन चुका था। कभी कभी वह अकेले बैठकर दूर की तरफ देखती और बोलती, जो मैं देखती हूं वो मुझे बतानी ही पड़ती है।
पर अब बताना आसान न रहा। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि गांव में रहना अब मुमकिन नहीं रहा। लोगों की नजरें अब अपनापन नहीं, अजीब सा भय दिखाती थीं। जो कभी रामलाल भाई कहकर पुकारते थे, अब नजरें चुराकर निकल जाते थे। आराध्या का नाम अब किसी चमत्कार या श्रद्धा के रूप में नहीं लिया जाता था, बल्कि एक फुसफुसाहट बन चुका था। उसकी जुबान से जो निकले वही होता है, उससे दूर रहो। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और खेतों से धुएं की लकीरें उठ रही थीं, रामलाल ने अपने घर के बाहर बैठी सरस्वती से धीमे स्वर में कहा, अब यहां रहना ठीक नहीं है। लोग ना हमें अपनाते हैं, ना हमारी बेटी को समझते हैं। चलो शहर चलते हैं, शायद वहां किसी को फर्क न पड़े कि हमारी बिटिया कैसी है। सरस्वती कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। वो बोली, इस मिट्टी को छोड़ना आसान नहीं, पर अगर बेटी की सलामती इसी में है तो चलो। मोहन ने बस एक नजर घर पर डाली। वो घर जहां दीवारों पर अब भी बाबा की पुरानी तस्वीर टंगी थी, जहां आंगन में तुलसी चौरा था, जहां बचपन के हंसी के पल थे, आज वही घर उन्हें पराया लग रहा था। रात को सबने कुछ जरूरी सामान बांधा, कुछ कपड़े, थोड़ी सी बची रकम और एक थैली में आराध्या की मां की पूजा की तस्वीरें। अगली सुबह बिना किसी को बताए वे बैलगाड़ी में बैठ गए। गांव के लोग दरवाजों से झांकते रहे। कोई आगे नहीं आया, कोई रोकने नहीं निकला। बस धूल का एक बादल उठा और रामलाल का परिवार बकरी टोला छोड़कर निकल गया। आराध्या ने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार गांव को देखा। उसकी आंखें शांत थीं, पर भीतर कुछ गहराई से हिल रहा था। वो बोली, बापू, ये जगह हमें छोड़ रही है, पर जो लिखा है वो हमें कहीं भी ढूंढ लेगा। रामलाल ने उसकी बात नहीं समझी, बस उसे गले लगा लिया। गांव छोड़कर रामलाल अपने परिवार के साथ शहर आ गया। शुरुआत के कुछ महीने बहुत कठिन थे। कोई पहचान नहीं, कोई सहारा नहीं। दिन भर मजदूरी, रात में थका शरीर और अधूरी उम्मीदें, यही उनकी नई जिंदगी थी। लेकिन वक्त ने धीरे धीरे करवट ली। रामलाल ने मेहनत नहीं छोड़ी। वो किसी फैक्ट्री में काम करने लगा, फिर ठेकेदारों के भरोसे पर कुछ छोटे ठेके लेने लगा। पैसा थोड़ा थोड़ा आने लगा। वक्त के साथ उसने किराए के कमरे से निकलकर एक छोटा सा घर खरीद लिया। शहर की भीड़ में उसने अपनी पहचान बना ली थी। अब वो कई बड़े व्यापारियों और स्थानीय नेताओं के बीच बैठने लगा। लोग कहते, देखो, वही रामलाल जो कभी खेत में मिट्टी जोतता था, अब शहर में नाम कमा रहा है। एक दिन जब रामलाल अपने घर के बाहर एक बड़े व्यापारी के साथ बैठा था, वो आदमी बहुत रसूखदार था। सब उसे सेठ गोविंद प्रसाद कहते थे। वो किसी मीटिंग के लिए बाहर जाने वाला था। आराध्या चुपचाप वहां आई और धीरे से बोली, सेठ जी, आप आज वहां मत जाइए, बुरा हो सकता है। सेठ हंस पड़ा, अरे बिटिया, तुम तो अब भी गांव वाली बातें करती हो। शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। रामलाल ने भी कहा, छोड़िए, बच्चे हैं। चैं कभी कभी यूं ही डर जाती है। लेकिन उसी शाम खबर आई, सेठ गोविंद प्रसाद की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी। वो बच तो गए, मगर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रामलाल के घर सन्नाटा छा गया। उसने देखा, आराध्या न रो रही थी, न कुछ बोल रही थी, बस खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक थकान थी, जैसे उसे पता था कि यह होना ही था। धीरे धीरे शहर में भी उसकी बातें फैलने लगीं। कुछ लोग उसे अलौकिक बच्ची कहने लगे, तो कुछ उसे मनहूस कहने से भी नहीं हिचकिचाए। लेकिन समय बीतता गया और आराध्या की भविष्यवाणियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। कभी किसी के व्यापार के डूबने की बात कह देती, कभी किसी के परिवार में अनहोनी का इशारा कर देती, और हर बार वही होता जो वो बोलती। रामलाल अब डरने लगा था। उसे समझ नहीं आता था कि बेटी को आशीर्वाद मिला है या श्राप। वो चाहता था कि सब सामान्य हो जाए, पर नियति ने आराध्या को किसी और रास्ते के लिए चुना था। सेठ गोविंद प्रसाद के हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। खबर पूरे मोहल्ले में,
फिर पूरे शहर में फैल गई। लोग कहते थे, जिस दिन उस लड़की ने मना किया था उसी दिन हादसा हुआ। वो जो बोले वही होता है। धीरे धीरे आराध्या की पहचान एक रहस्य बन गई। कोई कहता उसमें कोई देवी का वास है, कोई कहता वो भविष्य देख सकती है, और कुछ डरकर बोलते उसकी जुबान से जो निकले भगवान उसे सच कर देता है। अब रामलाल के घर के बाहर अक्सर लोग दिखाई देने लगे। कोई बीमार का हाल पूछने आता, कोई व्यापार में सलाह लेने, तो कोई अपने बेटे की नौकरी के बारे में सुनने। सरस्वती उन्हें रोकती, हमारी बिटिया अब कुछ नहीं बताती, आप लोग परेशान न करें। पर लोग मानते नहीं थे। वो बस एक झलक चाहते थे आराध्या की। आराध्या अब ज्यादातर खिड़की के पास बैठती थी। उसकी आंखों में वही पुरानी शांति थी, पर अब उनमें एक और बात थी, थकान। वो जान चुकी थी अब उससे कोई सामान्य बच्ची होने की उम्मीद नहीं रखता। शहर के अखबारों में सुर्खियां बनने लगीं। रहस्यमयी बच्ची की भविष्यवाणी फिर सच हुई। कौन है वो लड़की जो लोगों का भविष्य जानती है? रिपोर्टर उसके घर तक पहुंचने की कोशिश करते, कैमरामैन बाहर खड़े रहते। रामलाल अब हर किसी से छुपता फिरता। एक दिन मोहल्ले के कुछ बड़े अफसर आए। उन्होंने कहा, आपकी बेटी में कुछ असाधारण है, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ किसी विशेष शोध दल से मिले। रामलाल डर गया। उसने साफ मना कर दिया, मेरी बेटी कोई तमाशा नहीं है, वो बस भगवान की मर्जी से जो देखती है वो कह देती है। लेकिन अब मामला उसके हाथ से निकल चुका था। आराध्या का नाम अब टीवी चैनलों तक पहुंच चुका था। सोशल मीडिया पर लोग उसके वीडियो शेयर करने लगे। कोई उसे चमत्कार कहता, कोई सुपरनैचुरल केस। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो एक रहस्य बन चुकी थी जिसे जानने के लिए हर कोई बेचैन था। समय के साथ आराध्या का नाम अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहा। उसकी बातों, उसके चेहरों और उसके सच होते शब्दों की चर्चा अब प्रदेश भर में फैल चुकी थी। एक दिन राज्य की राजधानी में बैठे अफसरों तक खबर पहुंची, एक लड़की है जो आने वाले हादसों की भविष्यवाणी कर देती है, और अब तक जो उसने कहा वो सब सच निकला है। शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, पर जब कुछ बड़े व्यापारियों, अधिकारियों और स्थानीय नेताओं के बारे में उसकी बातें सच साबित हुईं, तो मामला अब अफवाह नहीं रहा, वो अब राज्य सुरक्षा का विषय बन गया। मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या यह कोई मनोवैज्ञानिक मामला है या कुछ और? सुरक्षा सचिव ने जवाब दिया, सर, जांच चल रही है, लेकिन उसके कहे शब्द अब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। फिर कुछ ही दिनों में मामला दिल्ली पहुंच गया। प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ तक फाइल पहुंची। एक 12 साल की लड़की जो अब तक की सभी भविष्यवाणियां सही बोल चुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी उस समय एक मीटिंग में थे। उनके सामने देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर फाइलें खुली थीं। लेकिन अचानक एक अफसर ने कहा, सर, बिहार से जुड़ी एक रिपोर्ट है, ये शायद कुछ असामान्य है। मोदी ने फाइल उठाई। उसमें लिखा था, लड़की का नाम आराध्या सिंह, उम्र 12 वर्ष, पिता रामलाल सिंह, मूल निवासी सीतामढ़ी, बिहार। विशेषता, अब तक की हर भविष्यवाणी सत्य निकली। मोदी कुछ पल फाइल को देखते रहे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इस बच्ची के बारे में पूरी जानकारी लाओ। हर चीज, उसका अतीत, परिवार, स्कूल, बोलने का तरीका, सब कुछ। मुझे सच जानना है। अगले ही दिन एक विशेष टीम गठित की गई। खुफिया विभाग, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक अध्ययन के विशेषज्ञों को साथ लेकर टीम सीधा उस शहर पहुंची जहां रामलाल का परिवार रहता था। लोगों ने जब सुना कि दिल्ली से टीम आई है तो पूरा इलाका हैरान रह गया। किसी को भरोसा नहीं था कि वो छोटी सी लड़की अब प्रधानमंत्री की फाइलों में दर्ज हो चुकी है। रामलाल का घर उस शाम सैनिकों और अधिकारियों से घिरा हुआ था। सरस्वती ने डरते हुए पूछा, कहीं हमारी बिटिया ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? टीम के अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, नहीं अम्मा, आपकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया।
हम तो बस जानना चाहते हैं, ये कैसे करती है वो सब। अंदर कमरे में आराध्या खामोश बैठी थी। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में थीं। जब अधिकारी ने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता चलता है, वो मुस्कुराई और बहुत धीरे से बोली, मुझे कुछ नहीं पता साहब, वो बस दिखा देते हैं। अधिकारी ने पूछा, कौन? आराध्या ने आसमान की ओर देखा। जो ऊपर हैं वही सब लिखते हैं। टीम ने हर शब्द रिकॉर्ड कर लिया। फिर उन्होंने पीएम को रिपोर्ट भेजी। सर, ये बच्ची झूठ नहीं बोलती। जो कुछ कहती है वो अपने शब्दों में नहीं, किसी अदृश्य शक्ति के संकेत में कहती है। रात को प्रधानमंत्री अकेले बैठे थे। उनके हाथ में वही रिपोर्ट थी। काफी देर तक पढ़ते रहे, फिर खिड़की के बाहर देखा और बोले, कभी कभी नियति कुछ लोगों के जरिए खुद को प्रकट करती है। दिल्ली से एक गुप्त आदेश जारी हुआ। बिना मीडिया, बिना किसी प्रचार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस लड़की से मिलने निकल पड़े। काफिले में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग थे, रॉ के अफसर, पीएमओ सचिव और प्रधानमंत्री का निजी सुरक्षाकर्मी। किसी को नहीं बताया गया कि वे कहां जा रहे हैं। सिर्फ इतना आदेश था, कोई कैमरा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। रात का वक्त था। शहर के बाहर, जहां कभी रामलाल की झोपड़ी थी, अब वही एक छोटा सा पक्का घर था। दरवाजे पर सरस्वती देवी खड़ी थीं। उनकी आंखों में डर और सम्मान दोनों झलक रहे थे। प्रधानमंत्री ने धीरे से कहा, मैं बस आपकी बेटी से कुछ देर बात करना चाहता हूं। रामलाल और सरस्वती कुछ नहीं बोले, बस सिर झुका लिया। अंदर कमरा बिल्कुल शांत था। दीवार पर भगवान की एक तस्वीर थी और बीच में वही लड़की आराध्या, सफेद कपड़ों में, नंगे पांव, हाथों में एक पुरानी किताब लिए बैठी थी। उसकी आंखें उतनी ही गहरी थीं जितनी कभी किसी ऋषि की होती हैं। मोदी कमरे में दाखिल हुए। उनकी चाल धीमी थी, पर आंखों में आत्मविश्वास वही पुराना। उन्होंने कहा, बिटिया, बहुत बातें सुनी हैं तेरे बारे में। कहते हैं तू जो देखती है वही होता है। आराध्या ने सिर उठाया। उसने एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, मोदी जी, मैं जानती हूं आपकी मृत्यु कब होगी। कमरा जैसे जम गया। एक पल के लिए हवा भी थम गई। पीछे खड़े सुरक्षा अधिकारी एकदम चौकन्ने हो गए, पर प्रधानमंत्री ने हाथ से इशारा किया, रुको। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में पूछा, क्या सच में तू जानती है? आराध्या ने जवाब दिया, हां, पर वो दिन डर का नहीं होगा, वो दिन पूरा देश याद रखेगा। मोदी कुछ देर तक उसकी आंखों में देखते रहे। उनकी निगाहों में कोई भय नहीं था, बस एक गंभीर शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हर जीवन की एक यात्रा होती है बिटिया। अगर तूने वो अंत देख लिया है तो शायद भगवान चाहता है कि मैं अपनी बाकी यात्रा सही दिशा में पूरी करूं। आराध्या बस चुप रही, फिर बोली, आपका समय तब पूरा होगा जब आप मौन हो जाएंगे, और उस दिन देश बोलेगा। मोदी ने धीरे से सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, अगर वो दिन तय है तो मुझे उससे पहले देश को कुछ देना है। फिर उन्होंने रामलाल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, आपकी बेटी भगवान की देन है, इसे संभाल कर रखिए। ये भविष्य नहीं बताती, ये नियति को समझती है। उसके बाद प्रधानमंत्री बिना किसी हल्ले, बिना किसी बयान के चुपचाप वहां से लौट गए। पर उस मुलाकात का असर पूरे देश पर पड़ा, क्योंकि अगले ही दिन खबर उड़ गई कि प्रधानमंत्री गुप्त रूप से एक रहस्यमयी लड़की से मिलने गए थे, जिसने कहा, मैं जानती हूं आपकी मृत्यु कब होगी। और उस पल से भारत की राजनीति, मीडिया और जनता सभी एक ही सवाल में उलझ गए, क्या सच में प्रधानमंत्री का अंत तय हो चुका है? कमरा ठंडा सा हो गया। मोदी ने रुकी हुई सांस ली और धीरे से बोले, बिटिया, तुमने जो देखा बताओ, साफ साफ। आराध्या ने आंखें उठाकर देखा, जैसे उसने कोई किताब खोली हो, और शांत पर ठोस स्वर में बोली, आपने देश को वो दिया जो बहुत कम लोगों ने दिया, काम करने की भावना, आवाज और जिम्मेदारी। पर हर चीज की एक गिनती होती है।
आपकी मृत्यु 3 हिसाब से होगी। मोदी की आंखों में उस पल कुछ सोच उमड़ गया, भय नहीं बल्कि निर्णय की गंभीरता। उन्होंने पूछा, 3 हिसाब? आराध्या ने नजरें कभी कम नहीं की और 3 शब्दों में बताना शुरू किया, एक एक करके, जैसे किसी खाते को संभालते हों। पहला हिसाब, समय का हिसाब। जब आपका समय पूरा होगा, वह घड़ी जिसको बदलना मुश्किल होगा, वह कोई दिन तारीख नहीं होगी जिसे लोग याद न कर सकें। वह ऐसा समय होगा जब आपकी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी। दूसरा हिसाब, कर्म का हिसाब। जो काम आपने किए, जो अच्छे, जो बड़े, उन कर्मों का हिसाब भी आता है। कुछ कर्म छाप छोड़ जाते हैं और उनकी साक्षी समय बन जाता है। जब वह साक्ष्य बोलेंगे, तब एक और हिसाब पूरा होगा। तीसरा हिसाब, जनता का हिसाब। और आखिरकार जनता का हिसाब, जब पूरे देश का मन एक स्वर में बोलेगा। उस दिन शब्द सुनाई देंगे जो बस यादों में नहीं बल्कि धड़कन में रह जाएंगे। आराध्या की आवाज सधी थी, कोई डर नहीं, न ही दहशत, बस सत्य का परिचय। मोदी कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने तो बड़ी बातें कह दी बिटिया, पर जान लो, इंसान अपने कर्मों से ही जाना जाता है। अगर वक्त आना है तो मैंने कोशिश की कि मेरा काम देश के काम आए। आराध्या ने हल्का सा सिर हिलाया और बोली, मैं डराने नहीं आई, मैं बताती हूं कि जो लिखा है वो लिखा है, पर जो आप अब करेंगे वह लोगों की यादों में बदल जाएगा। कुछ बातें आप कर सकते हैं, कुछ बातें वक्त ही तय करेगा। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया, ना कोई कैमरा, ना कोई रिकॉर्डरी, बस 2 आवाजें और एक सत्य जो हवा में तैर रहा था। मोदी ने हाथ से कहा, ठीक है, इससे क्या बचना है, क्या बदलना है? आराध्या की नजरें आसान न थीं, पर शब्द सरल थे। आप वही करें जो देश के लिए सबसे सही है, और बाकी का हिसाब वक्त, कर्म और जनता खुद निपटा देगा। मोदी ने धीमे स्वर में कहा, मैं समझ गया। और फिर बिना किसी नाटकीयता के वह उठ खड़े हुए, जैसे किसी यात्रा का अगला पड़ाव तय कर रहे हों। वो रात, वही कमरा और वही बात, पर अब पूरी मशीन आगे बढ़ने वाली थी। राजनीति, सुरक्षा, मीडिया और जनता सब उस 3 हिसाब वाली भविष्यवाणी की गूंज में बंध गए थे।